हे एवरीवन, मैं हूं धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल धनराज स्टडी सर्कल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th में अकाउंटेंसी और यहाँ पे हम देखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक सबसे मज़ेदार टॉपिक जिसको हम कह सकते हैं टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी, यानी कि अकाउंट्स की भाषा या अकाउंट्स में किस चीज़ को क्या कहते हैं ये समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको क्लास 11 से रिलेटेड सभी वीडियोस मिलेंगे और हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी में बेसिक अकाउंटेंसी टर्मोलॉजी या बेसिक अकाउंटिंग टर्मोलॉजीज़। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एंटिटी की। गाइस, एंटिटी क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले मैं बात करूँ तो एक एंटिटी का मतलब है कोई भी एक अल्टीमेट इंडिविजुअल, वो पर्सन हो सकता है, वो कंपनी हो सकती है, उसको हम यहाँ पर अकाउंटेंसी में एक एंटिटी कहते हैं। तो मीन्स अ रियलिटी दैट हैज़ अ डिफाइंड इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। Business entity means a specially identifiable business enterprise like Super Bazaar, ITC, Indian Tobacco Company Limited, etc. An accounting system is always devised for a specific business entity, also called accounting entity. अकाउंटेंसी में जब हम अकाउंटेंसी करेंगे तो एंटिटी की अगर हम लोग बात करें तो हमेशा अकाउंटिंग में अकाउंटेंसी की जाएगी किसी बिजनेस एंटिटी की। और बिजनेस एंटिटी कौन हो सकता है? कोई इंडिविजुअल हो सकता है या कोई कंपनी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? एंटिटी कहलाती हैं यहाँ पर। और हम जिसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं वो अकाउंटिंग एंटिटी होगा, यानी कि ये सब लोग क्या होंगे? दे आर अकाउंटिंग एंटिटी जिनकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो गाइस, आपको एंटिटी समझ में आया होगा। अकाउंट एंटिटी बोले तो कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसको हम अकाउंटिंग में एंटिटी मानते हैं और एक एंटिटी की अकाउंटिंग की जाती है, सेपरेट बिजनेस एंटिटी। नेक्स्ट आता है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन जिसको हम कहते हैं व्यवहार। गाइस, ट्रांजैक्शन क्या होता है? चलिए इसको समझते हैं। पहले हमारी टर्मोलॉजीज थी एंटिटी और नेक्स्ट हमारी जो टर्मोलॉजी है वो है ट्रांजैक्शंस। गाइस, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं इनको समझ लेते हैं। जिसे हम कहते हैं लेन देन, हिंदी में लेन देन। गाइस, ट्रांजैक्शन का मतलब है बिजनेस में होने वाला दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई ऐसा व्यवहार जिससे मनी इफेक्ट हो रही है, जिससे या तो हमारी एसेट्स लाइबिलिटी में चेंज आ रहा है या जिससे हमारे पास कुछ पैसा आ रहा है या जा रहा है, कोई एसेट्स हमारे पास से जा रही है या आ रही है, कोई गुड्स हमारे पास से जा रहा है या आ रहा है। ये सारी चीज़ें कहलाती हैं ट्रांजैक्शंस या लेन देन। तो ट्रांजैक्शंस को हम बात करें तो एन इवेंट, ये एक इवेंट होता है, ठीक है, इन्वॉल्विंग सम वैल्यू। वैल्यू बोले तो कहीं ना कहीं जिसमें क्या इन्वॉल्व है? मनी इन्वॉल्व है, बिटवीन टू और मोर एंटिटीज, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में। इट कैन बी अ परचेज हो सकता है, परचेज ऑफ गुड्स, receipt of money, payment to the creditor, incurring expenses, etc. It can be cash transactions और credit transactions। यानी हम चाहें तो ट्रांजेक्शन्स को दो पार्ट में आप बांट सकते हो। पहला कैश ट्रांजेक्शन्स और दूसरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। और इसको एक और हम कह सकते हैं बिल्स ट्रांजैक्शंस। बिल्स के माध्यम से भी चीज़ों को खरीदा जाता है, उधार खरीदा जाता है, कैश खरीदा जाता है। और कैश में चेक पेमेंट, आजकल जितने भी टाइप के पेमेंट हैं, इंटरनेट बैंकिंग से चेक से पेमेंट करना, वॉलेट से पेमेंट करना, आपके कोई भी डिजिटल पेमेंट अगर आप कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें भी कैश में ही आएंगी। क्रेडिट यानी उधार खरीदना, बिल्स ट्रांजैक्शन जिसमें हम एक प्रॉमिसरी नोट एक्सेप्ट करते हैं और उसके थ्रू ट्रांजैक्शंस होता है। इसमें दो चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेपर। तो ट्रांजैक्शंस का मतलब हो गया जब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में आपने कुछ
ट्रांजैक्शन या कोई व्यवहार किया है जिसमें मनी इन्वॉल्व है, जिसमें आप गुड्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, किसी से पैसा ले सकते हैं, किसी को उधार दे सकते हैं, ये 3 टाइप से हो सकता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और हम तीसरा कह सकते हैं बिल्स ट्रांजैक्शन। या बिल्स ट्रांजैक्शन भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन का ही पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर ही सिक्योर्ड माना जाता है। नेक्स्ट हमारी टर्मोलॉजी है प्रोप्राइटर। गाइस, प्रोप्राइटर कौन होता है? प्रोप्राइटर वो बंदा होता है जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्वामी। ठीक है, वो व्यक्ति जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है और उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है। ये इसका सपना है, ये इसकी सपना नहीं है, ये इसका सपना है। ठीक है, ये इसकी एक शॉप ओपन करने वाला है और इस शॉप में एक बंदा है जिसका सपना है कि उसकी एक शॉप हो और उस शॉप से वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है। तो वो पर्सन जो इस शॉप के लिए ज़रूरत की कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, जो रिस्क बियर करेगा, जिसको सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उस पर्सन को कहते हैं प्रोप्राइटर। यानी प्रोप्राइटर वो पर्सन, अगर ये एक्स है और ये एक्स की दुकान है, तो ये एक्स क्या कहलाएगा? प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर वो पर्सन जो बिजनेस को स्टार्ट करता है। अ पर्सन हु ऑन्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस, जो ऑन करता है, जो उसका मालिक है, स्वामी है, उसी को हम कहते हैं प्रोप्राइटर। थर्ड टर्मोलॉजी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, कैपिटल। सर अभी तो आपने बताया कैपिटल लगाता है, बिल्कुल। कैपिटल वो पैसा होता है जो इसके द्वारा इस बिजनेस में लगाया जाता है। इस बिजनेस में जो भी पैसा लगाया जा रहा है, अगर एक्स जो भी पैसा लगा रहा है, इस पैसे को ही हम क्या बोलेंगे गाइस? इस पैसे को ही हम बोलेंगे कैपिटल। सर ये किस फॉर्म में हो सकता है? क्या 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 लगा सकता है कैपिटल ग्रुप में? सर इसने कैश लगाया तो क्या वो कैपिटल होगा? यस, कैश कैपिटल होगा। सर इसने कुछ एसेट्स अगर इंट्रोड्यूस की इसी बिजनेस में, तो क्या ये एसेट्स भी कैपिटल का पार्ट मानी जाएगी? यस, अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम कुछ एसेट्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो भी कैपिटल का हिस्सा होगी, उसे भी हम कैपिटल कहेंगे। सर अगर उसने कुछ स्टॉक लगाया तो क्या वो भी कैपिटल होगा? यस, वो भी हमारा कैपिटल का हिस्सा होगा। सर उसने लोन लेकर कुछ पैसा लगाया तो क्या ये भी कैपिटल होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने अपनी जेब से जो भी पैसा लगाया है वही कैपिटल माना जाएगा, या जिस पर आपका अधिकार है वही आपकी कैपिटल होगी। यहाँ पर लोन कैपिटल नहीं होगा। ठीक है, नॉट कैपिटल, बिकॉज ये पैसा वो है जो आपने थर्ड पर्सन से लेके लगाया। यानी मैं कह सकता हूँ एक्स द्वारा अपने बिजनेस में कुछ कैश लगाया जा रहा है, कुछ एसेट्स लगाए जा रहे हैं, या कुछ स्टॉक लगाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसके पास कैश रखा हुआ था 50,000, उसने ये भी अपने शॉप में लगाया। उसके पास कुछ एसेट्स थे, अगर एक शॉप में बहुत सारी चीज़ हो सकता है, उसके पास एक टेबल हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो जो यूज़ हो सकती हैं शॉप में। फॉर हमने इसके लिए अमाउंट ले लिया 10,000। उसके पास शॉप में उसके पास कुछ घर का ही सामान है, जैसे कि हम कह सकते हैं उसके पास कुछ आटा रखा हुआ है, कुछ चावल रखे हुए हैं, वो भी उसने उस शॉप में रख लिया बेचने के लिए। तो यहाँ पर ये स्टॉक हो गया टोटल 65,000 का, ये हमारा कहलाएगा कैपिटल। दिस अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल, जो हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। किसके द्वारा इन्वेस्ट किया गया है? यहाँ पर एक्स के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है इस बिजनेस में, तो ये टोटल अमाउंट कहलाएगा कैपिटल। बट अगर इसने लोन लिया है 50,000 का और ये भी उसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो ये कैपिटल नहीं कहलाएगा। यानी कैपिटल वो मनी है या वो पैसा है या वो अमाउंट है जो प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस में अपनी जेब से लगाया जाता है, अपने खुद के फंड से वो उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। तो कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर in the firm is known as capital. It may be bought in the form of cash assets by the owner for the purpose for the business entity. Capital are an obligations and claim on the assets of business. ये एक ऑब्लिगेशन है बिजनेस के लिए, यानी जो भी चीज़ें लगा रहा है ये कहीं ना कहीं एक एसेट्स के फॉर्म में इस बिजनेस में पहुंच रहे हैं। तो इनके ऊपर किसका अधिकार होता है? प्रोप्राइटर का। It is therefore show as a capital on the liability side of the balance sheet. इसीलिए कैपिटल को हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो
लाइबिलिटी साइड शो करेंगे, क्योंकि बिजनेस के लिए, शॉप के लिए ये जस्ट लाइक आउटसाइडर ये पैसा दिया गया है, और ये कहीं ना कहीं ये ही वो अमाउंट है जिससे यहाँ पर ये कुछ एसेट्स परचेज करेगा। एक्स यहाँ पर कुछ एसेट्स परचेज करेगा। अगर बिजनेस को मान के चलो कल बंद कर दिया जाता है तो इन्हीं एसेट्स को सेल करके ये पैसा रिटर्न किसको मिलता है? एक्स को मिलता है। लेकिन इसकी निश्चितता नहीं रहती है कि ये पूरा का पूरा वापस मिलेगा, ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, यही रिस्क है। सर ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग जस्ट अपोजिट। अगर यहाँ पर जो एक्स ने पैसा लगाया है, लगाने के बाद अगर एक्स पर्सनली कोई भी चीज़ बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है, क्या कर रहा है वो बिजनेस से अब विड्रॉ कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें अब कहलाएंगी, अब उनको कहा जाएगा ड्राइंग। अगर आपने पर्सनल यूज़ के लिए जो चीज़ें लगाई हैं उनमें से कुछ भी अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं, गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं, कुछ पैसा विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, या बिजनेस से अपना कोई पर्सनल खर्चा पे कर रहे हैं, तो वो ड्राइंग कहलाएगा। ड्राइंग जिसे हिंदी में कहा जाता है आहरण। ठीक है गाइस, अभी हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कैपिटल, जो कि फोर्थ टर्मोलॉजी थी हमारे लिए, और अब हम देख रहे हैं ड्राइंग। ड्राइंग हिंदी में कहा जाता है इसे आहरण, यानी कि जो एक्स है इसके द्वारा उसकी जो फर्म है उससे निकाला गया कोई भी पैसा, एक्स द्वारा अगर इस बिजनेस से कुछ भी निकाल लिया जाता है, वो हो सकता है मे बी कैश, मे बी स्टॉक, कोई भी एसेट्स, तो ये सब चीज़ें कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी गाइस? स्टॉक या कोई गुड्स, कोई एसेट्स फॉर पर्सनल यूज़। अगर आपने ये कोई भी चीज़ निकाली है पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये कहलाएगा ड्राइंग। इट इज़ कॉल्ड ड्राइंग। और ड्राइंग को हम कैपिटल के अगेंस्ट माइनस करते हैं, यानी कि इन सब का अगर अमाउंट मान के चलो 10,000 रुपये है, और यहाँ पर अभी एक्स ने इन्वेस्ट कितना किया था, जो पैसा लगा रहा है उसको क्या कहा गया था? इट इज़ कॉल्ड कैपिटल। ये जो हमने जो पैसा लगाया था ये कैपिटल, और जो निकाला वो क्या हो गया है? ड्राइंग। जो पैसा विड्रॉ किया वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग। तो कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया था 65,000, जो कि आपको मैंने लास्ट टर्मोलॉजी में सिखाया है, और इसमें से जो हमने पैसा निकाल दिया वो यहाँ से माइनस होगा, यानी ड्राइंग सेटल की जाएगी अगेंस्ट कैपिटल, यानी अब उसकी कैपिटल कम हो जाएगी 50,000। सर अगर और पैसा लगा दिया तो यस कैपिटल बढ़ जाएगी। तो कैपिटल वो पैसा जो एक प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है एज अ कैश, एज अ एसेट्स, एज अ स्टॉक, उसको हम कैपिटल कहते हैं। और अगर इनमें से कोई चीज़ वो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लेता है तो इसको क्या कहा जाता है? ड्राइंग। चलिए नेक्स्ट, हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्मोलॉजी, बहुत सुना होगा, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मेरे पास दौलत है, शोहरत है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास भी एसेट्स हैं। इन्हीं सब चीज़ों को उसने कवर कर लिया। तुम्हारे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास एसेट्स हैं, इसमें सब कुछ आ गया। ठीक है, यानी एसेट्स में वो सारी चीज़ें जो हमको फ्यूचर में हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने में हमारी हेल्प करती हैं, वो एसेट्स कहलाती हैं। या जो हमको प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करें, जो हमारे बिजनेस ऑपरेशन को ऑपरेट करने में जो चीज़ें हेल्प करती हैं, वो एसेट्स होती हैं। जैसे हो सकता है यहाँ पर हमारे लिए हमारा लैपटॉप है, हमारा फर्नीचर है, हमारे कंप्यूटर्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारी एसेट्स हैं। लेकिन एसेट्स को ब्रॉडली 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। एसेट्स को हम कह सकते हैं यहाँ पर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। एसेट्स, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो करेंट नहीं है, और करेंट एसेट्स
करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो नॉन करंट नहीं है। क्या ऐसा काम चल जाएगा? यस, चल सकता है, चलने का क्या। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी यूटिलिटी या जिनसे हमको विद इन ईयर बिजनेस ऑपरेट करने में या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल हमको बिजनेस ऑपरेट करने में जिनसे मदद मिलती है, वो हमारी करंट एसेट्स होती हैं। और जो हमें मोर देन 1 ईयर तक हेल्प करती हैं उनको हम नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं नॉन करंट एसेट्स को क्लासीफाई किया गया है एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013। मैंने यहाँ पर इनको क्लासीफाई किया है। तो पहले हम देखते हैं एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। एसेट्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुल एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म, यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। एसेट्स आर आइटम्स ऑफ वैल्यू यूज बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशन। जिन चीज़ों का हम अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, जिनकी वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुपर बाजार ऑन्स अ fleet of trucks which is used for delivering the food stuff. The truck thus provides economic benefit to the enterprise. This item will be shown on the asset side of the balance sheet of the super bazaar. Assets can be broadly classified in 2 categories, current and non-current. अब हम सबसे पहले नॉन करंट के बारे में समझते हैं गाइस। नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं, डिटेल में समझ लीजिएगा। अगले साल ये चीज़ें आपको काम भी आएंगे। और ज़्यादा डिटेल में जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर, जो कि आपको 12th में अकाउंट्स में काफ़ी वेटेज रखता है, वहाँ पर ये चीज़ें आपको फिर से पढ़नी है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा एक इन्वेस्टमेंट है जो हम पढ़ रहे हैं। तो नॉलेज में इन्वेस्ट करिए, कल आपको रिटर्न ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स को क्लासीफाई किया गया है फिक्स एसेट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहला क्या है? फिक्स एसेट्स। पहला है फिक्स एसेट्स, दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तीसरा डेफर्ड टैक्स एसेट्स, चौथा लॉन्ग टर्म लोन्स और पांचवा है अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स को अगेन फर्दर क्लासीफाई किया है। फर्स्ट टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड फोर्थ इज इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। चलिए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। यानी नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे 5 चीज़ों की यहाँ पर बात की जा रही है। सबसे पहले यहाँ पर है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स, इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो है टेंजिबल एसेट्स। गाइस, टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनको हम विच कैन बी टच एंड फील। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, टेंजिबल। तो फिक्स एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में वो एसेट्स जो हमको मोर देन 1 ईयर तक हेल्प करती हैं, उनमें सबसे पहला है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में इसका पहला टेंजिबल एसेट्स विच कैन बी टच, फील एंड मेजर किया जा सकता है ईजिली। इनको किस में? इन टर्म्स ऑफ मनी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरा हमारा टॉपिक है या दूसरा पॉइंट है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स, वो एसेट्स विच कैन नॉट बी टच एंड फील, उनको कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। इसमें मेनली आता है गुडविल, कॉपीराइट, पैटेंट्स राइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस फीस एक्सेट्रा। ये सब जो है इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनको हम प्रॉपरली ना तो हम विच कैन नॉट बी टच एंड फील, जिनको मेज़र नहीं किया जा सकता प्रॉपर, उनको हम कह सकते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। जो हमको प्रॉफिट अर्न करने में या बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं, हमारी वेल्थ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, लेकिन उनको हम छू नहीं सकते, जिन्हें देख नहीं सकते, उन्हें कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। फिर तीसरा हमारा जो पॉइंट है कैपिटल एसेट्स अंडर वर्क इन प्रोग्रेस। कोई ऐसी एसेट्स, कैपिटल WIP का मतलब है कोई ऐसी एसेट्स जिसका जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अंडर डेवलपमेंट है, या जिसको बनाया जा रहा है लेकिन बना नहीं है। यानी कि
पाइपलाइन में है, ऐसे प्रोजेक्ट्स, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई रोड बन रहा है, या कोई ऐसी चीज़ हम बना रहे हैं, कोई प्लांट बन रहा है जो अभी, जिसका श्री गणेश हो चुका है लेकिन अभी उसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ, वो फाइनली बन के रेडी नहीं है टू पुट टू यूज़ या टू रेडी फॉर यूज़, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, या हम इसको एक लिख सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। नेक्स्ट, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट्स है कोई जो भी कैसी है, अंडर डेवलपमेंट, जिसका विकास हो रहा है लेकिन विकास हो नहीं पाया है। मोदी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग विकास आने वाला है लेकिन विकास आया नहीं है ना अभी, यानी क्या है, चल रहा है। तो कोई ऐसी एसेट्स जिसका, ऐसी कोई इंटेंजिबल एसेट्स जिसको हम डेवलप कर रहे हैं लेकिन फाइनली डेवलप नहीं हुई, जैसे हमारी कोई वेबसाइट है, कोई सॉफ्टवेयर है जिस पे काम चल रहा है, तो वो कहलाएगी। जैसे अभी हम बात करते हैं कोविड-19 की सिचुएशन में, अभी कोविड की कोई वैक्सीन नहीं आई है, तो वैक्सीन पर बहुत सारी कंपनियां वैक्सीन बनाने की तलाश में है। तो जैसे ही वैक्सीन बन जाएगी उसका पेटेंट कराया जाएगा, और अभी आपको मैंने ऊपर पढ़ाया, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ये सब क्या होगा, इंटेंजिबल एसेट्स होंगी। तो अभी कंपनियां कह रही हैं बनाने वाले हैं, पहले कहा था 15 जुलाई तक बन जाएगा, 15 अगस्त हो गया, 15 सितंबर हो जाएगा, तो ये क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। उसका पेटेंट जो कंपनी बना लेगी वो अपने नाम पे पेटेंट रजिस्टर्ड कराएगी और फाइनली वो होगा इंटेंजिबल एसेट्स। लेकिन अभी वो क्या है, अंडर डेवलपमेंट है, काम स्टार्ट हो गया है लेकिन फाइनली वैक्सीन जब तक नहीं मिल जाती तब तक काम फिनिश नहीं होगा, जब तक उसके सारे ट्रायल नहीं हो जाते। तो ये हो जाएगा हमारा, यानी कोविड की जो वैक्सीन है, यहाँ पर आपका कोविड-19 जो वैक्सीन है वो जब तक नहीं मिल जाती तब तक वो क्या कहलाएगी, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नॉन करेंट एसेट्स का फिक्स एसेट्स के अंदर के जो 4 डिफरेंट क्लॉज हैं वो हमने कंप्लीट किया। अब सर इतनी ही है क्या, नहीं, अभी और भी है। अब नॉन करेंट एसेट्स के अंदर दूसरा आता है करेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट, ये सेकंड पॉइंट है जिसको हमने नाम दिया नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे फंड रियलाइज होंगे मोर देन 1 ईयर में, या जिसको कंपनी सेल करेगी, या जिसको बाय किया है, जिसका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा है, जिसको हमने बाय किया ये सोच के कि हम इसको 1 साल से ज़्यादा रखेंगे। तो बैलेंस शीट डेट को, यानी फाइनेंशियल ईयर एंड पे जिस इन्वेस्टमेंट को हम 1 साल से ज़्यादा होल्ड करने का प्लान कर रहे हैं, जिसका होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा रहेगा, उनको कहते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो सर क्या एक शेयर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है और करेंट भी हो सकता है? यस। अगर आप बैलेंस शीट डेट को ये सोच रहे हो कि इस इन्वेस्टमेंट को मैं 4 दिन बाद सेल कर दूंगा, 2 महीने बाद सेल कर दूंगा, तो वो करेंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, जो कि किस में आएगा, करेंट एसेट्स में आएगा। लेकिन अगर आप किसी एसेट्स को या किसी शेयर डिवेंचर बॉन्ड को अगर आप होल्ड कर रहे हो मोर देन 1 ईयर तक, या आपका इंटेंशन यही है कि हम उसे मोर देन 1 ईयर तक होल्ड करेंगे, तो वो बन जाएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। यानी जिसका होल्डिंग पीरियड कितना होना चाहिए, बैलेंस शीट डेट को जिसका होल्डिंग पीरियड होना चाहिए कितना, मोर देन 1 ईयर, उसको हम कहेंगे मोर देन 1 ईयर, उसको हम कहेंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। चलिए डेफर्ड टैक्स एसेट्स को हम ध्यान से देखते हैं। तीसरा आइटम है नॉन करेंट एसेट्स के अंदर डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट। ठीक है, डिटेल। डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्या होता है, इसको कहते हैं कोई एसेट्स या लायबिलिटी जनरेट हो रही है किसी ऐसे ट्रांजैक्शन की वजह से जो टाइम डिफरेंस की वजह से आ रहा है। या फॉर एग्जांपल हम, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी कई बार बताया, आपको चलिए ध्यान से हम देखते हैं। खासकर ये चीज़ें जनरेट होती हैं, फॉर एग्जांपल आप डेप्रिसिएशन के 2 तरीके होते हैं जो हम मेनली पढ़ते हैं, एसएलएम
एंड WDVM। तो डिफरेंट मेथड हैं SLM एंड WDVM। फॉर एग्जांपल एक कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो 15% SLM यूज़ कर सकती है या 20% WDVM यूज़ कर सकती है। WDVM में शुरुआत में डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगेगा, बाद में कम लगेगा, लेकिन SLM में जो डेप्रिसिएशन होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसमें डेप्रिसिएशन यानी एसेट्स की वैल्यू एक कांस्टेंट अमाउंट से कम होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ और होता है। अगर आप ये मेथड यूज़ करते हो तो फ़िलहाल में डेप्रिसिएशन आपका कम होगा, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ज़्यादा होगा। तो मैं बात करता हूँ इन द ईयर ऑफ 2020 आप अगर डेप्रिसिएशन लगा रहे हो इस मेथड से या इस मेथड से, तो फ़र्क क्या आएगा। इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर P&L अकाउंट बना लेते हैं, समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। अभी आप 11th के बच्चे हैं तो आपको P&L अकाउंट भी नहीं समझ में आएगा, तो एक हम बेसिक चीज़ें देख रहे हैं। अगर मान के चलिए आपने सेल्स की 50 लाख की और आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है 10 लाख का, आपके पास ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं था, आपने इसी साल अपना बिजनेस स्टार्ट किया, परचेज़ किया आपने 30 लाख का सामान, कुछ आपके एक्सपेंसेस होते हैं अदर देन डेप्रिसिएशन 5 लाख के। अब आपकी बात करते हैं डेप्रिसिएशन। अगर आप SLM मेथड यूज़ करते हो, आपने मान के चलो एसेट्स की जो वैल्यू है आपके पास एसेट्स से दे रखे हैं 50 लाख के, आपने एसेट्स इन्वेस्ट किए हैं। तो अगर आप SLM मेथड यूज़ करते हो, SLM यूज़ करते हो तो आपका डेप्रिसिएशन आता है SLM के थ्रू 50 लाख का 15% 7.5 लाख। और अगर आप WDVM यूज़ करोगे तो 15 लाख का 50 लाख का 50 लाख का 20% जो कि होगा 10 लाख। तो हमारे पास 7.5 लाख अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, SLM यूज़ कर लिया, तो आने वाले टाइम में हमने खर्चा अभी फ़िलहाल में कम दिखाया, तो आने वाले टाइम में हमको खर्चा ज़्यादा दिखाने का मौका मिलेगा। लेकिन SLM में उल्टा होगा। अभी अगर आप 10 लाख दिखा देते हो, यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक दिखा सकते हो आप। अगर आप 10 लाख दिखा देते हो तो अभी तो आप खर्चा ज़्यादा दिखा दोगे, लेकिन आने वाले टाइम में आप खर्चा कम दिखा पाओगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन 100% से ज़्यादा तो चार्ज कर नहीं सकते। यानी 50 लाख पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो थोड़ा थोड़ा करके खर्चा दिखा सकते हो आप। तो इस सिचुएशन में अगर आप कोई खर्चा आज कम दिखा रहे हो तो आने वाले टाइम में आप ज़्यादा दिखा सकते हो। तो हम इसकी वजह से सर क्या कम होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा जिस पे हमको टैक्स देना है, अगर हम 7.5 लाख रुपए का अगर हम यहाँ पर खर्चा दिखा रहे हैं तो 42,500 हमारा इधर और इधर 60, तो ये हमारा हो जाएगा अप्रॉक्स यानी 17,05,000 का 50 लाख का 17,50,000 का प्रॉफिट हो जाएगा अगर हम SLM दिखाते हैं। SLM अगर आप दिखा रहे हो तो, और अगर आप WDVM मेथड यूज़ कर रहे हो, किसी खर्चे को आज ज़्यादा दिखा रहे हो, तो आपका प्रॉफिट आज तो कम हो जाएगा 15 लाख, लेकिन फ्यूचर में ये बढ़ जाएगा। तो जब कोई इनकम एक्सपेंसेस आप आज कम दिखा रहे हो तो फ्यूचर में ज़्यादा दिखा पाओगे। इसकी वजह से क्या होगा, फ्यूचर में आपको टैक्स रिलीफ मिलेगा या टैक्स बेनिफिट होगा, और इसी टैक्स बेनिफिट को कहते हैं डेफर्ड टैक्स असेट्स। यानी कोई खर्चा आज अगर आप कम दिखाते हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो इसकी वजह से फ्यूचर में आपको वो खर्चा ज़्यादा दिखाने का मौका मिलेगा। तो फ्यूचर की इनकम आपकी कम आएगी तो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, तो हम इसको कहते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट्स। अगर आप उल्टा करो, आज खर्चा ज़्यादा दिखा लो या कल को जो है खर्चा आप कम दिखा पाओगे, तो कल आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, तो वो बन जाएगी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। या सिंपली मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है एज पर कंपनीज एक्ट, वो अगर कम है टैक्स लायबिलिटी ऑफ एज पर IT एक्ट 1961, तो हम कह सकते हैं इट इज़ कॉल्ड DT। यही क्या होगा, यानी आज आप जो टैक्स लायबिलिटी है वो आपकी मान के चलो है 50 लाख, सॉरी हम थोड़ा इसको कम कर लेते हैं, 5 लाख है आज आपकी लायबिलिटी 5 लाख है, लेकिन इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं नहीं 6 लाख दो। तो जो 1 लाख आप ज़्यादा दे रहे हो ना, 1 लाख जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो,
ये एक्स्ट्रा पे आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं रिलीफ दिलाएगा और इसकी वजह से ये जनरेट होती है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। तो जो भी हम इसको राइट ऑफ करेंगे थोड़ा थोड़ा करके तो आने वाले टाइम में तो वो नेट हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख आपने पे किया लेकिन अगले साल भी ये पूरा यूज़ नहीं होगा, मान लो ओनली 30,000 यूज़ हुआ, तो 0.7 लाख जो है वो नेट हो जाएगी, यानी आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे कम होती जाएगी। तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स जो होती है वो लाइबिलिटी, वो एसेट्स है जो किसी सिस्टम के थ्रू टाइम डिफरेंस की वजह से या किसी मेथड की वजह से जनरेट हो रही है, लेकिन फ्यूचर में हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। तो टैक्स की वजह से बेनिफिट फ्यूचर में जो होने वाला है उसको हम डेफर्ड टैक्स एसेट्स कहेंगे। और इसका जस्ट अपोजिट लाइबिलिटी में आएगा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। आप आज कम टैक्स दे रहे हो, फ्यूचर में आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो उसे आज ही आप डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बोलोगे। और एसेट्स क्या हो गया, आज टैक्स ज़्यादा पे कर रहे हो लेकिन फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिल जाएगा, वो डेफर्ड टैक्स एसेट्स हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यहाँ पर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये जो हेड है इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर आपने किसी पर्सन को पैसा दे रखा है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, अगर किसी पर्सन को आपने, सर हमने सुना है लोन तो लॉन्ग टर्म लोन अगर तो लाइबिलिटी होती है। देखो जो पर्सन लोन लेता है उसके लिए लाइबिलिटी है, बट जो पर्सन लोन देता है उसके लिए एसेट्स हैं। यानी कि अगर एक लाला जी हैं और एक हमारे पास एक बैंक है, एक ऑर्गेनाइजेशन यानी एक बैंक है, तो अगर हम बात करें एक बैंक के लिए और लाला जी के लिए फ़र्क है। हु इज़ लाला जी? तो लाला जी ने लोन ले रखा है, लोन फ्रॉम बैंक ₹5 लाख। तो लाला जी के लिए ये लाइबिलिटी है, ठीक है, लाला जी के लिए लाइबिलिटी होगी। बट अगर हम अकाउंटिंग बैंक की कर रहे हैं, अकाउंटिंग आप किसकी कर रहे हो, बैंक की, तो बैंक की बुक में लॉन्ग टर्म लोन्स इन एडवांस जस्ट लाइक एसेट्स, एसेट्स मानना पड़ेगा। और वो भी अगर आपने मोर देन 1 ईयर के लिए दिया है तो नॉन करंट एसेट्स, और लेस देन 1 ईयर के लिए दिया है तो करंट एसेट्स। हम करंट एसेट्स आगे पढ़ेंगे, ये अभी हम अंडर नॉन करंट एसेट्स पढ़ रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म लोन्स इन एडवांस क्लियर हुआ आपको। एडवांस क्या हो गया सर, आपने अपने किसी सब्सिडरी कंपनी से या किसी अदर पर्सन से अगर आपने एडवांस ले लिया है जिस पर आपको इंटरेस्ट नहीं देना लेकिन आपको रिटर्न करना है, तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, लोन जिस पर इंटरेस्ट देना, एडवांस जो आपने किसी चीज़ के लिए अगर एडवांस ले लिया है। फॉर एग्जांपल आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको जो कुछ एडवांस डिपॉजिट करना पड़ता है कस्टम अथॉरिटी के पास, तो वो एक प्रकार का एडवांसेस यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट, यानी आपने मोर देन 1 ईयर के लिए किसी को लोन दिए हैं या कोई एडवांस दिया है जो 1 साल के बाद वापस आएंगे, तो उसको हम कहेंगे नॉन करंट एसेट्स के अंदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। अदर नॉन करंट एसेट्स, ऐसा कोई भी आइटम जो इन चारों में फिट नहीं बैठ रहा है उसे हम अदर नॉन करंट एसेट्स में डाल देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, करंट एसेट्स की। तो करंट एसेट्स वो एसेट्स जिनसे हमको मिलने वाला बेनिफिट, यानी अभी हम सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं या बी पॉइंट कह लीजिए इसको, अब हम बी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, करंट एसेट्स। सर करंट एसेट्स कौन सी होती हैं? वो एसेट्स जिनसे हमको बेनिफिट लेस देन 1 ईयर के अंदर मिल जाएगा, या जो हमारे ऑपरेशन में हमको लेस देन 1 ईयर तक हमको सपोर्ट करेंगे, उन एसेट्स को हम कहते हैं करंट एसेट्स। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं सर? तो इसमें सबसे पहले आता है करंट इन्वेस्टमेंट। ऐसा इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर आने वाला फर्स्ट आइटम है करंट इन्वेस्टमेंट। ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस शीट डेट को विद इन 1 ईयर रियलाइज हो जाएगा, जिसका होल्डिंग पीरियड विद इन 1 ईयर है, तो उसको हम कहेंगे करंट इन्वेस्टमेंट। मैंने TCS का शेयर खरीदा जिसे मैं 2 महीने बाद सेल कर दूंगा, और ये मैं 31 मार्च को कह रहा हूँ जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, तो हम कह सकते हैं ये करंट इन्वेस्टमेंट है। यानी कि 1 साल के अंदर अंदर जिससे हमको अपनी वैल्यू रियलाइज हो जाएगी उसको करंट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जिसको विद इन 1 ईयर बैलेंस शीट डेट से विद इन 1 ईयर सेल कर दिया जाएगा उसे हम करंट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। इन्वेंट्रीज, नेक्स्ट है इन्वेंट्रीज जिसको स्टॉक कहते हैं। इन्वेंट्रीज कितने टाइप की होती हैं? इन्वेंट्रीज की अगर हम बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज। जनरली इनको हम 3 टाइप में बांटते हैं।
या तो रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है, इसी का दूसरा नाम स्टॉक भी होता है। रॉ मटेरियल हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, फिनिश गुड्स हो सकता है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हमने ख़रीदा है बेचने के लिए, और या फिर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसको फिर बना के बेचते हैं। तो एक ट्रेडिंग कंसर्न के लिए जो ट्रेडिंग कंसर्न होगी वो तो सिर्फ बना के बेचती है या खरीद के बेचती है, वो सिर्फ खरीद के बेचती है, तो उसके लिए फिनिश गुड्स होगा। जो कंपनी बना के बेचती है उसके पास दो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के पास दो टाइप के स्टॉक हो सकते हैं, इवन तीनों टाइप के। वो रॉ मटेरियल खरीदेगी, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रॉ मटेरियल खरीदेगी, कुछ सामान वर्क इन प्रोग्रेस में भी होगा, पाइपलाइन में होगा, और कुछ बन चुका होगा। तो ये तीन टाइप के स्टॉक या इन्वेंट्रीज हो सकती हैं। वो एक जो पर्टिकुलर डेट को हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे स्टॉक में, उसको हम कहते हैं इन्वेंट्रीज। इसके अलावा स्पेयर वगैरह, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि इन्वेंट्रीज की कैटेगरी में आती हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स नेक्स्ट होता है। ट्रेड रिसीवेबल्स ये कहीं ना कहीं हम करंट एसेट्स का ही पार्ट पढ़ रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं गाइस? ये इनको हम दो चीज़ों से मिलकर बनाते हैं। फर्स्ट, इनको इसमें इंक्लूड होते हैं डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स। वैसे आगे हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी शॉर्ट में मैं कह सकता हूँ जिन लोगों से हमको फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, या जिनको हमने सामान या हमने जिनको गुड्स उधार पे लिया है, जो हमको फ्यूचर में पे करेंगे, वो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स यानी टीआर यानी डेटर और बिल्स रिसीवेबल हो सकते हैं। इसके अलावा और कौन सी चीज़ें होती हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस एंड अदर करंट एसेट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वो सारी चीज़ें जो कैश के समान है या कैश की तरह काम करती हैं, उनको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहा जाता है, और उन्हें सेपरेट हेड में दिखाया जाता है सारी करंट एसेट्स को। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास होंगी? सॉरी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो इसकी बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास होगा एक तो कैश इन हैंड, वन सेकेंड वेट, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी गाइस? कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वेट करिएगा जरा। हाँ, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब जो कैश के समान है, जिसमें आता है कैश इन हैंड, जिसमें इंक्लूड किया जाएगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। आपके पास अगर कुछ ड्राफ्ट वगैरह या डीडीज पड़े हुए हैं, कुछ चेक पड़े हैं, चेक इन हैंड एक्सेट्रा, इन चीज़ों को इंक्लूड किया है। कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ वगैरह है तो इसे कैश एंड कैश
इक्विवेलेंट्स की कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म लोन्स इन एडवांस, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था लॉन्ग टर्म लोन्स इन एडवांस। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे रहे हो, क्रेडिट दे रहे हो या कोई एडवांस दे रहे हो, तो ये कहलाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स इन एडवांस अंडर द हेड ऑफ करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स के अंदर आएंगी ये चीज़ें, शॉर्ट टर्म लोन्स इन एडवांस, यानी विद इन 1 ईयर के लिए अगर आपने कोई चीज़ दी है, विद इन 1 ईयर रियलाइज हो जाएगा आपका, विद इन 1 ईयर आपका ये चीज़ रियलाइज हो जाएगी फ्रॉम डेटर, ठीक है, या जिस पर्सन को आपने उधार दिया है, तो हम कह सकते हैं इसको कहेंगे शॉर्ट टर्म लोन्स इन एडवांस। और लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अदर करेंट एसेट्स। ऐसे एसेट्स जो इन 5-6 हेड में नहीं आ रहे हैं उनको हम कहेंगे अदर करेंट एसेट्स, यानी जो करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेंट्रीज नहीं है, जो ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नहीं है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस नहीं है, इन 5 हेड में नहीं आ रहे हैं तो उनको अदर करेंट एसेट्स में मेंशन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा एसेट्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लायबिलिटी। फिलहाल में भी इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनों का और अपने परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।